तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे हिमालय को, और हिमालय की दो क्लासें हमारी हुई थी। एक हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के हुई थी और एक हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण को लेकर के हुई थी। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा प्रीव्यू कर लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पढ़ तो रहे थे हम भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत भू आकृति स्वरूप पढ़ रहे थे, भू आकृति स्वरूप पढ़ रहे थे। और भू आकृतिक स्वरूप में हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश चल रहा था, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश चल रहा था। हमने हिमालय को पढ़ा था, हिमालय उत्पत्ति की दो थियरी पढ़ी थी, अभिनतिक सिद्धांत, स्वेस, आर्गंड और कोबर को समझा था, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मॉर्गन की समझी थी, हैरी हैंस का रेफरेंस लेकर के हमने पढ़ा था और अच्छी खासी समझ में आई। सेकेंड क्लास जो हमारी हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण से जुड़ी हुई थी, जिसमें हिमालय की 3 मुख्य शाखाओं सहित हमने ट्रांस हिमालय को समझा, और हिमालय की 3 शाखाओं में महान, लघु और शिवालिक थी, और जो पार हिमालय था उन चारों की चोटियां, लंबाई, चौड़ाई और महत्वपूर्ण विशेषता और दर्रा के बारे में समझा। एक चीज हमने ये भी पढ़ी कि इन विभिन्न श्रेणियों के मध्य कौन सी थ्रस्ट या फॉल्ट पाई जाती है, तो थ्रस्ट और फॉल्ट के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद जो हमारा चैप्टर 1 रह गया था, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो आज हेडिंग डालो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण का मतलब होता है प्रदेश के आधार पर या स्टेट की बाउंड्री के आधार पर वर्गीकरण। तो सामान्यतः सिडनी बुराड नाम का एक विद्वान है जिनका वर्गीकरण हमारे भारत में चलता है प्रादेशिक आधार पर हिमालय का। तो सिडनी बुराड ने जो वर्गीकरण किया था हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, उन्होंने नदी की बाउंड्री के आधार पे किया। तो आपको यह ध्यान रखना है किस आधार पे किया, नदी की सीमा के आधार पे किया। कितने भागों में बांटा पूरे हिमालय को, 4 भागों में बांटा। सामान्यतः कई किताब में आप 5 वर्गीकरण भी पढ़ते हैं, तो यहाँ अपन समझेंगे 5वां वर्गीकरण कौन सा है जो विद्वान अलग करते हैं। लेकिन सिडनी बुराड ने 4 ही वर्गीकरण किए। किस आधार पे किए, नदी की सीमा के आधार पे किए। तो सामान्यतः किस तरीके से होता है वर्गीकरण, देखिए अपन एक भारत का काल्पनिक इमेज ऊपरी हिस्से का बना लो, थोड़ा बड़ा बड़ा भारत का इमेज बनाना। ये भूटान का बेल्ट है और ये पूर्वोत्तर की श्रृंखला है, ये वाला बेल्ट। तो थोड़ा सा मैं 4 नदियां निकाल देता हूं, उसके बाद अपन अगला डिवाइडेशन करते हैं। यहां से निकलती है सिंधु नदी। नदियों में इसका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहां से निकलती है सिंधु नदी जो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में से है। इधर लद्दाख ट्रांस हिमालय की श्रेणी है और इधर है जास्कर। जास्कर और लद्दाख के बीच में से सिंधु निकलती है। सिंधु से लेकर के और यहां से निकलती है सतलज, कांगड़ा घाटी, कुल्लू बेल्ट से, रोहतांग दर्रे से होकर के निकलती हिमाचल प्रदेश से। ये है सतलज। सिंधु से सतलज के बीच के हिमालय को एक अलग पार्ट दिया है। उसके बाद उत्तराखंड का बेल्ट है और इस बेल्ट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली। सतलज से लेकर के काली के बीच के हिमालय का वर्गीकरण अलग आधार पे किया जो उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। उसके बाद काली से लेकर के सिक्किम से निकलती है तिस्ता नदी। ये नेपाल बेल्ट है। यहां से तिस्ता नदी निकलती है।
तिस्ता। काली से लेकर के तिस्ता तक के बीच के हिमालय का एक अलग वर्गीकरण है जो नेपाल हिमालय कहते हैं। और फिर तिस्ता से लेकर के यह नामचा बरवा पर्वत है और यहां से बहती है ब्रह्मपुत्र और नामचा बरवा से हमारे भारत में प्रवेश करती है। तो ये हो गई ब्रह्मपुत्र। तिस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक के हिमालय का अलग वर्गीकरण किया है। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में इनका नाम बता दूं कि किस किस पार्ट का क्या नाम है। जो सिंधु से लेकर के सतलज तक का हिमालय है उस हिमालय का नाम उन्होंने दिया कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, सिंधु से लेकर के सतलज तक का। देखो जो विद्वान 5 वर्गीकरण करते हैं इसमें 2 स्टेट आते हैं अपने सिंधु से सतलज वाले में, कश्मीर का हिस्सा भी आता है, हिमाचल का हिस्सा भी आता है। जो विद्वान और पंजाब का हिस्सा भी आता है। जो विद्वान, पंजाब में पहाड़ियां नहीं है, जो विद्वान इसका 2 वर्गीकरण करते हैं वो कश्मीर हिमालय को अलग मानते हैं और हिमाचल हिमालय को अलग मानते हैं। तो वहां से 5 इसका डिवाइडेशन हो जाता है, लेकिन सिडनी बुराड़ इन दोनों को एक ही मानता है, कश्मीर या पंजाब हिमालय, सिंधु से लेकर के सतलज तक का। दूसरा जो हिमालय है वो सतलज से लेकर के काली नदी तक का उत्तराखंड वाला हिमालय है, कुछ इसका भाग नेपाल में भी पड़ता है, इसे कुमायूं बेल्ट कहते हैं। तो इस पूरे हिमालय का नाम पड़ गया कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज से लेकर के काली तक, इसकी विशेषता को हम संक्षिप्त में नोट कर लेंगे। उसके बाद अगला है काली से लेकर के तिस्ता तक का बेल्ट। तो काली से लेकर के जो तिस्ता तक का बेल्ट है उसका विद्वान नाम देते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और उसके बाद तिस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक का जो बेल्ट है उसको कहते हैं असम हिमालय। असम हिमालय। उसके आगे का जो भाग है वह पूर्वोत्तर की पहाड़ियां आ जाती है, जो अपन ने भौगोलिक वर्गीकरण में उसको समझा था। तो कश्मीर हिमालय, हेडिंग डाल दो कश्मीर हिमालय। इसकी अपन कुछ चीजें लिख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिख लेते हैं कश्मीर हिमालय की। तो आप कश्मीर हिमालय कहां से कहां तक है? सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक। कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर लंबा है। 560 किलोमीटर बाउंड्री हो गई सिंधु से लेकर सतलज तक। ये बेल्ट 560 किलोमीटर लंबा है। कश्मीर और हिमाचल 2 राज्यों में पड़ता है, जम्मू कश्मीर राज्य में भी पड़ता है और हिमाचल राज्य में भी पड़ता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नदियां चलती है और दोआब भी है, आपको पता हो तो। सिंधु है, उसके बाद झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है। उनके बीच का जो बेल्ट है, हालांकि वो मैदान में अपन पढ़ेंगे, तो ये यहां से कई नदियां भी निकलती है इस बेल्ट से। यहाँ कराकोरम, क्योंकि लद्दाख और कराकोरम बाहर की साइड में रह जाएगी, जास्कर श्रेणी इसमें आएगी, पीर पंजाल श्रेणी इसमें आएगी, जो हमने भौगोलिक वर्गीकरण में पढ़ा था श्रेणियों को। तो सिंधु के नीचे यह जास्कर हो गई, फिर पीर पंजाल हो गई, फिर है वो धौलाधर श्रेणी है। ये 3-4 इसमें महत्वपूर्ण श्रेणियां आएगी। इसके अलावा यहां आपको 2 चीज और नोट करनी है। कश्मीर घाटी इसी बेल्ट में पाई जाती है, तो लिख दो कश्मीर घाटी इसी क्षेत्र में है, लिख दिया। उसके बाद यहां कुछ महत्वपूर्ण दून भी पाए जाते हैं। दून जो लघु हिमालय के घाटीय मैदान है, पश्चिम भाग में पाए जाने वाले। जम्मू दून, कोटली दून आपने नाम सुने होंगे, जो लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच वाले हिस्से में। और लघु और शिवालिक के जो बीच में है उसमें देहरादून वगैरह का बेल्ट पड़ेगा, जो हिमाचल पड़ता है। ये दून है वो जम्मू वाले बेल्ट में भी है, हिमाचल वाले में। तो जम्मू दून हो गया, कोटली दून हो गया, नीचे के क्षेत्र में आओगे तो देहरादून हो गया। तो कश्मीर घाटी कब बनी थी? कश्मीर घाटी थोड़ा यहां मैं आपको और बता देता हूं। कश्मीर घाटी प्लीस्टोसिन काल में बनी थी, प्लीस्टोसिन काल में। और इस हिमालय के अंदर, कश्मीर हिमालय के अंदर कुछ सरोवरीय निक्षेप है, सागरीय निक्षेप है, और कुछ छोटी छोटी झीलें भी है या सरोवर भी है, जिन्हें कारेवा कहते हैं। ये भी कभी कभार बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, कारेवा या करेवा क्या है। ये सरोवरी निक्षेप है। तो ये कारेवा भी इस कश्मीर या पंजाब हिमालय में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं।
एक चीज आपको ये नोट करनी है कि हिमालय के इस पार्ट के अंदर हिमरेखा काफी ऊंची है। हिमरेखा, तो आगे आप लिख दो, यह हिमरेखा है वो हाइट में है, ऊंचाई में है। और अपन आगे हिमरेखा के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय के बेस्ट के अंदर जो हिमरेखा की हाइट है वो 5100 मीटर से भी ऊंची है। तो यह करीबन 5100 मीटर ऊंची हिमरेखा पाई जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ शुष्कता ज्यादा है, और शुष्कता ज्यादा होने की वजह से हिमरेखा काफी हाइट में पाई जाती है। या कई दर्रे भी है जिसमें पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिल, कराकोरम, ये दर्रे भी इस बेल्ट में पाई जाती है। हालांकि दर्रे अपन ने भौगोलिक वर्गीकरण में पढ़ ली थी, तो यहाँ अपन इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। यहाँ कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति की घाटियां हैं, तो घाटियों के बारे में भी यहाँ अपन को देख लेना है। कश्मीर घाटी तो है ही है। कश्मीर घाटी के अलावा कुल्लू की घाटी, कांगड़ा की घाटी और लाहौल स्पीति की घाटी, ये घाटियां कश्मीर या पंजाब हिमालय में पाई जाती है, और यहाँ फलों की अच्छी खासी खेती होती है। तो ये हो गया आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय। क्लियर हुआ? उसके बाद अगला आपका हिमालय आएगा कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय देख लिया, 560 किलोमीटर लंबा। कुमाऊं हिमालय का जो हिस्सा है वो पड़ेगा अपना उत्तराखंड में, सतलज से लेकर के काली नदी तक का बेल्ट। राज्य कौन सा आएगा? उत्तराखंड। नेपाल का कुछ हिस्सा भी आता है। और कुमाऊं हिमालय की आप लंबाई लिख दो, 320 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर लंबा है। कौन से स्टेट में पड़ेगा? उत्तराखंड में। क्लियर हो गया? ये 320 किलोमीटर। एक चीज आप नोट करो, कुमाऊं हिमालय है, इसका ये जो वेस्ट भाग है, ये वाला कुमाऊं हिमालय का पश्चिम भाग, इसको कहते हैं गढ़वाल, और इसका पूर्वी भाग है, इसको कहते हैं कुमाऊं। और इसी कुमाऊं के नाम पे इसका नाम पड़ गया कुमाऊं हिमालय। उत्तराखंड राज्य में हो गया। यहां पाई जाने वाली चोटियां, जिसमें आप नोट कर लो, केदारनाथ है, केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ भी है, त्रिशूल भी है और गंगोत्री भी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री और कामेत। क्लियर हो गया? ये हो गई चोटियां। उसके बाद यहां दून घाटियां भी पाई जाती है। यहां दून घाटियां, वैसे उसमें जो दून घाटी थी, उस प्रदेश में जो दून घाटी थी वो मान और लघु के बीच में थी। यहाँ की जो दून घाटी है वो लघु और शिवालिक के बीच में, जैसे देहरादून वगैरह का बेल्ट। इसके अलावा ये जो हिमालय है ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपने मंसूरी, गढ़वाल और रानीखेत, ये नाम आपने सुने होंगे, ये सब इस बेल्ट के हैं। और यहाँ अच्छी खासी झीलें भी पाई जाती है। आपने भीमताल, नैनीताल, ये झीलों के नाम भी पढ़े होंगे, भीमताल और नैनीताल, और भी है, ये बड़े हैं। यदि दर्रा की बात आए तो उत्तराखंड की दर्रों को यहां लिख देना है, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा, ये 3 महत्वपूर्ण दर्रा हो गई। तो ये हो गया कुमाऊं हिमालय, 320 किलोमीटर, सतलज से लेकर के काली नदी तक का बेल्ट। उसके बाद हिस्सा आएगा नेपाल हिमालय का। नेपाल हिमालय काफी लंबा है, पहले इसकी लंबाई लिख दो, 800 किलोमीटर लंबा है नेपाल हिमालय। 800 किलोमीटर। कहां से कहां तक? काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक का बेल्ट। भारतीय 3 स्टेट इसके अंदर आएंगे, आप नोट कर सकते हो। भारत के 3 स्टेट कौन कौन से आएंगे? असम का कुछ हिस्सा आएगा, सिक्किम का पूरा स्टेट आएगा, और पश्चिम बंगाल का हिस्सा आएगा। पश्चिम बंगाल का कौन सा हिस्सा आएगा? तो आप लिख दो, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का हिस्सा आएगा। बाकी इसका बड़ा भाग है वो नेपाल के अंदर पड़ता है। यदि यहां अपन चोटियों की बात करें तो इस प्रदेश के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची पीक एवरेस्ट पाई जाती है। इसके अलावा हमारी जो सिक्किम वाली
भारत की सबसे ऊंची चोटी अपन जिसको कहते हैं कंचनजंगा। इसके अलावा मकालू भी इस बेल्ट के अंदर पाई जाती है। इस बेल्ट के अंदर दुनिया की एक बहुत बड़ी घाटी है काठमांडू की घाटी, जो नेपाल में पाई जाती है, तो वो भी इस हिमालय का हिस्सा है, काठमांडू की घाटी। और यदि इस बेल्ट की दर्रें पूछी जाए तो अपने सिक्किम की दर्रें इसमें आती है, जिसमें नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा, और जीपला या जेपला दर्रा, जो गंगटोक सिक्किम को लासा तिब्बत से जोड़ती है, लासा तिब्बत से जोड़ती है, वो भी इस बेल्ट के अंदर आती है। नेपाल हिमालय को सिडनी बुराड केंद्रीय हिमालय भी कहते हैं। तो हालांकि पूर्व में मैंने इसको नोट किया था, ये केंद्रीय हिमालय के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय हिमालय। तो ये हो गया आपका नेपाल हिमालय, कितने किलोमीटर लंबा? 800 किलोमीटर लंबा। उसके बाद आएगा असम हिमालय। असम हिमालय की शुरुआत तीस्ता नदी से हो जाती है और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। आपको पता होगा, या नामचा बरवा पर्वत है, उसे यू टर्न लेकर के ब्रह्मपुत्र अंदर प्रवेश करती है। इस प्रदेश के अंदर हमारा असम का हिस्सा आएगा, भूटान स्टेट आएगा और अरुणाचल का आएगा। तो हमारे इंडिया के अंदर ये असम और अरुणाचल के स्टेट के अंदर फैला हुआ है। इसका एक्सटेंस लिख दो 750 किलोमीटर। इसका जो विस्तार है वो 750 किलोमीटर पाया जाता है। हालांकि उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में यूपीएससी और पीएससी एग्जाम का हिस्सा होती ये पहाड़ियां, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैली हुई, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई वो, और उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है वो। तो इन पहाड़ियों के बारे में भी अपन लिखेंगे। यहाँ की कुछ चोटियां लिख दो, जिसमें चुमलू हारी, काबस चोटी और पौनी और नामचा बरवा। नामचा बरवा तो ये है ही, नामचा बरवा। इसके अलावा एक चोटी यहां पाई जाती है पौनी चोटी। इसके अलावा कुला और चुमलहारी, कुला चोटी भी यहां पाई जाती है और चुमनहारी चोटी भी यहां पाई जाती है। दर्रा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की दर्रा यहां आएगी, जिसमें बोमडीला तो है ही है, बोमडीला है। इसके अलावा यांग्याप दर्रा, जो इसमें अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। डीफू है, देबांग दर्रा है। इसके अलावा आप लिख दो डीफू दर्रा और देबांग दर्रा। उसके बाद ये जो इस प्रदेश की पहाड़ियां हैं, इनकी डायरेक्शन थोड़ी देख लेते हैं। वैसे ये पहाड़ियां क्या है, किस रूप में फैली हुई है, तो आप अरुणाचल प्रदेश का ये डायग्राम बना करके इसमें आप इस तरीके से पहाड़ियां नोट करो। सबसे इस साइड की जो पहाड़ियां हैं उसको कहते हैं डाफला। पश्चिम से शुरुआत कर रहा हूं मैं, पहले डाफला आएगी, डाफला जैसे ही खत्म होगी तो मीरी आएगी। आगे की जो पहाड़ियां हैं वो मीरी है। डाफला, डाफला के बाद मीरी, मीरी के बाद अबोर की पहाड़ियां आएगी, अबोरा, अबोर की पहाड़ी। फिर नमचा बरवा पर्वत आ जाएगा। फिर इस पर्वत के आगे की साइड में या मिस्मी की पहाड़ियां आएगी। हालांकि इसका ज्यादातर डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट की तरफ है। फिर यू टर्न ले लेगी ये पहाड़ियां, और फिर आगे की जो पहाड़ियां आएगी वो पटकोई बूम की पहाड़ियां हैं, पटकोई बूम की पहाड़ियां हैं। पटकोई बूम के बारे, पटकोई बूम और उसके आगे नागालैंड शुरू हो जाता है, जहां नागा की पहाड़ियां आती है, नागा की पहाड़ियां। पटकोई बूम की पहाड़ियां और नागा की पहाड़ियां हमारी बाउंड्री बनाती है म्यांमार के साथ। और पटकोई बूम जो पहाड़ी है उसके अंदर एक दर्रा बनाई गई, और विद्वान ये कहते हैं कि ये दर्रा सेकेंड वर्ल्ड वार में बनी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पीएससी एग्जाम में इसको पूछा गया था। पटकोई बूम की दर्रा, ये वो सेकेंड वर्ल्ड वार में बनी थी। उसके बाद नागा की पहाड़ियां, पटकोई बूम और नागा की पहाड़ियां हमारा साउथ ईस्ट इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है इन मार्गों से। तो ये जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नागा की पहाड़ियां के बाद मिजो की पहाड़ियां आ जाएगी, जिसे लुसाई की पहाड़ियां कहते हैं, लुसाई की पहाड़ियां।
मीजो की नहीं होगी, लुसाई की, और फिर मिजो की पहाड़ियां मिजोरम में है। तो इन पहाड़ियों का तो क्रम है उत्तर दक्षिण की तरफ और इनका क्रम है पूर्व पश्चिम की तरफ, लेकिन इनकी थोड़ी डायरेक्शन है वो पूर्ण रूप से पूर्व पश्चिम नहीं होती है, इनकी डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम। ये जो है ना ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट से ये ऐसी लग रही है, साउथ वेस्ट से, साउथ ईस्ट नहीं सॉरी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन इसकी लगती है, और इनकी डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो ये कभी कभार एग्जामों का हिस्सा भी बनती है ये पहाड़ी। वैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र इसकी डायरेक्शन भी पूछी जाती है, चंबल की डायरेक्शन भी पूछी जाती है, नर्मदा वगैरह की डायरेक्शन भी पूछी जाती है कि किस दिशा से किस दिशा में बहती है। तो ये पहाड़ियां भी डायरेक्शन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डायरेक्शन है इसकी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये यूं लगता है कि ये ईस्ट वेस्ट है, लेकिन ईस्ट वेस्ट नहीं है। इनकी जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, यानी दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पश्चिम की तरफ है। तो यूं तिरछी डायरेक्शन, तो इनकी डायरेक्शन भी कभी कभार पूछी जाती है। ये हो गया आपका असम हिमालय, जो प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार से हमारा चौथा पार्ट था, असम और अरुणाचल प्रदेश का भाग। तो ये हो गया हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। नदियों की बाउंड्री के आधार पे इसको 4 भागों में बांटा जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम भारत के दूसरे भौगोलिक वर्गीकरण मीन्स मैदान की स्टडी करेंगे।